हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीएचसीएससी जीके टेस्ट 5। हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये टेस्ट। जीके के 4 टेस्ट ऑलरेडी जनरल स्टडीज़ के हम कर चुके हैं। आप जाके चेक कर सकते हैं चैनल पे, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप देख रहे हैं सब, लेकिन सब्सक्राइब कम लोग कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट अस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये पीडीएफ आपको आपके ईमेल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और अगर अदरवाइज़ आप चाहें तो नीचे टेस्ट सीरीज़ का लिंक भी दे दिया जाएगा। वहाँ से जाके आप जनरल स्टडीज़ हिंदी और इंग्लिश, और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिंक मिल जाएंगे। वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत 1 मई 2015 को केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। ये सही नहीं है। इसके तहत सरकार बीपीएल परिवारों को घरेलू रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध करवाती है। ये सही है, उज्ज्वला में बीपीएल वालों को गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाते हैं। साल 2021-22 के बजट में इस योजना के विस्तार की बात कही गई थी। ये भी सही है। सो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन दोनों सही है। सी इसका सही आंसर होगा। सगोली की संधि के द्वारा ब्रिटिश भारत के किस देश के साथ संबंधों को परिभाषित किया गया? सगोली की संधि, सगोली की जो संधि हुई है वो इसका आंसर होगा नेपाल। सगोली की संधि हुई है 1815 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हस्ताक्षर हुए थे, और ये संधि 1816 से पारित कर दी गई थी। ललिता महल का निर्माण विशेष तौर पर ब्रिटिश वायसराय के लिए किस स्थान पर किया गया था? जो ललिता महल है उसका निर्माण मैसूर के राजा कृष्ण राजा वोडेयार फोर्थ ने 1921 में ब्रिटिश वायसराय के लिए करवाया था। कब करवाया था? 1921 में मैसूर में, और ब्रिटिश वायसराय के लिए करवाया था मैसूर के राजा कृष्ण राजा वोडेयार फोर्थ ने। आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। रातापानी टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? रातापानी टाइगर रिजर्व है, ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। इसमें कुछ माउंटेन हिल्स भी हैं। यहाँ कई नीलगाय है, बाघ, तेंदुआ वगैरह भी यहाँ पे पाए जाते हैं। बंद अमीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? बंद अमीर राष्ट्रीय उद्यान बामियान डिस्ट्रिक्ट में है। बामियान डिस्ट्रिक्ट अफगानिस्तान में। और ये किस लिए फेमस है? एक तो यहाँ पे हर साल काफ़ी लोग आते हैं, और यहाँ पे जो प्राकृतिक बांध हैं और 6 गहरी नीली झील हैं, ब्लू लेक्स हैं, 6 ब्लू लेक्स, और नेचुरल डैम है। इसलिए ये जगह काफ़ी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन इसलिए बनाया है बिकॉज ऑफ पंजशीर। पीएम दक्ष योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएम दक्ष योजना क्या है? इसमें प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही यानी पीएम दक्ष योजना, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चलाई है। 2020-21 से चलाई जा रही है। ये एक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। जैसा मैंने बताया आपको, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने चलाया है।
अवनींद्रनाथ टैगोर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, सही नहीं है? देखते हैं कौन सा सही नहीं है। ये भारतीय कला में स्वदेशी एवं राष्ट्रीय मूल्यों के प्रमुख समर्थक थे, ये सही है। इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का गठन किया था, ये यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, ये भी सही है। इन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की भी स्थापना की थी, ये भी सही है। उक्त तीनों कथन सही है, सारे ही सही है, इसमें कोई सा भी असत्य नहीं है। तो इसको हम सत्य कर सकते हैं, कौन सा कथन सत्य है। लोक सेवा समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी समिति जिसको बोलते हैं पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी का गठन हर 5 साल पर किया जाता है, ये सही नहीं है। इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 22 होती है, ये सही है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये सही नहीं है। जो पब्लिक लोक लेखा समिति है, इसमें विपक्ष के नेता भी रहते हैं और इसका हर साल गठन किया जाता है। इसमें 15 सदस्य लोकसभा से, 15 सदस्य है जो लोअर हाउस से और 7 सदस्य अपर हाउस जो राज्यसभा है वहाँ से लिए जाते हैं। इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 1 साल का होता है। इसकी समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और इसका जो मेन काम है, जो कैग की ऑडिट रिपोर्ट है उसको संसद में रखे जाने के बाद जांच करना होता है इसका। और अभी ये है जो इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष है कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। इसका करेक्ट आंसर होगा केवल 2। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया है? उन्होंने किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका बंगाल में जन्म हुआ था और इन्होंने है जो पुनर्विवाह एक्ट, विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो 1856 में पारित किया गया था, उसको इन्हीं का ही रोल था उसको पारित करवाने में। इसका करेक्ट आंसर होगा विधवा पुनर्विवाह। नीचे दिए गए कथनों पर अवलोकन कीजिए। आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन, इनका उचित क्रम बताना है। इनका उचित क्रम क्या होगा, क्रोनोलॉजिकली क्रम क्या होगा? स्थापना का उचित क्रम होगा तो देखिए, जो ये जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन है ये एस्टाब्लिश हुआ है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई है। और जो अलीपुर में जियोलॉजिकल गार्डन है उसकी स्थापना हुई है 1800 में। सो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? 2, फर्स्ट एंड थर्ड। सुभाष चंद्र बोस ने टाइगर लीजन नामक संगठन किस देश में गठित किया था? ये गठित किया था टाइगर लीजन 1942 से लेके और 1945 तक। और शुरू में इसे जर्मन सेना के हिस्से के रूप में विकसित किया था, ये जर्मनी में गठित किया था। 1946 के रॉयल भारतीय नौसेना के विद्रोह से पहले नेवल सेंट्रल स्ट्राइक का अध्यक्ष किसे चुना गया था? जो भारतीय सेना का विद्रोह हुआ था 1946 में, उससे पहले जो नेवल सेंट्रल स्ट्राइक है उसका अध्यक्ष था MS खान। और ये विद्रोह क्यों हुआ था 1946 में? बिकॉज जो नौसेना के सैनिक थे उनके लिए भोजन और रहने की उचित व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
सतपुड़ा श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है ये है धूपगढ़। धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट कितनी है? 1350 मीटर। क्षमता के आधार पर भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? कैपेसिटी के आधार पे। तो कैपेसिटी के आधार पे बात करें तो जो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है भारत का, ये सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है और इसकी कैपेसिटी है 1400 मेगावाट। महाराष्ट्र में है ये। भारत की इन पहाड़ियों के संदर्भ में विचार कीजिए। ये किस राज्य में है? एक्चुअली क्वेश्चन ये पूछ रहा है ये जो पहाड़ियां हैं किस राज्य में है। देखिए बाटेश्वर की जो पहाड़ी है बिहार के कटिहार जिले में है। बिलिगिरी रंगत पहाड़ी है ये कर्नाटक में है। चीन पहाड़ियां हैं ये मणिपुर में है। और जो दोसी पहाड़ियां हैं ये अरावली का हिस्सा है और ये हरियाणा में है। सो करेक्ट आंसर होगा बिहार, देन कर्नाटक, देन मणिपुर और हरियाणा। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो उनके लिए भी प्रैक्टिस टेस्ट शुरू किए हैं, आप वहाँ वो भी देख सकते हैं जाके चैनल पे। निम्नलिखित में से किस खाड़ी को ज्वार भाटा के तेज उतार चढ़ाव के लिए जाना जाता है? ये खाड़ी ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त स्थान है। जो मन्नार की खाड़ी है लक्षद्वीप में, जबकि खंबात की खाड़ी गुजरात के निकट अरब सागर में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ज्वार भाटा के लिए। ये सही नहीं है, यहाँ ज्वार भाटा के लिए नहीं है। सेकंड एंड थर्ड इसका करेक्ट होगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मन्नार खाड़ी एक्चुअली लक्षद्वीप में है, तो वहाँ तेज ज्वार भाटा का उतार चढ़ाव नहीं होता है। साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? जो साबरमती नदी है राजस्थान के उदयपुर से निकलती है और ये अरावली का पार्ट है, अरावली से निकलती है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 371 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट। तो साबरमती कहाँ से निकलती है? उदयपुर में, अरावली से। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के बारे में विचार कीजिए। ये पूछ रहा है मौद्रिक नीति समिति, जो मॉनेटरी पॉलिसी है उस पर कमेटी के बारे में क्वेश्चन है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखते हैं। यह एक 6 सदस्यीय समिति होती है, बिल्कुल सही है। इसका गठन आरबीआई द्वारा किया जाता है। आरबीआई द्वारा इसका गठन नहीं किया जाता है, आरबीआई का नहीं है ये मॉनेटरी पॉलिसी का। इसका गठन उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश के आधार पर किया गया था, ये सही है। आरबीआई द्वारा नहीं किया गया था। सो करेक्ट आंसर होगा इसका दिस वन। ब्रुक साइड बंगलो किस राज्य में स्थित है? ब्रुक साइड बंगलो कहाँ पे है ये? एक्चुअली ये है मेघालय के शिलोंग में। मेघालय के शिलोंग में है। और ये क्यों फेमस है? ये स्थान यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने निवास किया था 1919 में। ओएनजीसी का पलटाना प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? देखिए आपको अगर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि करंट के क्वेश्चन नहीं है। कुछ जो फ्रेंड्स हैं वो बोलते हैं करंट के क्वेश्चन नहीं है।
इसमें करंट के ही क्वेश्चन है, कई बहुत सारे क्वेश्चन है जो वो लगता नहीं है, वो डेट के अकॉर्डिंग पूछे तो वो करंट का हो तो वो तो ठीक नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन करंट के ही होते हैं। ओएनजीसी का पलटाना प्रोजेक्ट किस राज्य में है? ओएनजीसी का जो पलटाना प्रोजेक्ट है वो त्रिपुरा के उदयपुर में है। त्रिपुरा के उदयपुर में है। इसका काम एक्चुअली क्या है, अभी न्यूज़ में इसलिए है कि इसका काम 2005 में शुरू हुआ था, फिर रोक दिया था। फिर इस परियोजना को बाद में 2013 में फिर कमीशन किया, फिर रोक दिया, अभी फिर से इसका काम शुरू हुआ है। मुल्ला पेरियार बांध का विवादित मामला किन दो राज्यों के बीच है? ये मुल्ला पेरियार बांध एक्चुअली केरला में है। ये केरला में है और इसका जो कंस्ट्रक्शन काम है, कंस्ट्रक्शन काम 1887 में स्टार्ट हुआ था और बाद में इसने जो फंक्शनिंग शुरू हुई है इसकी वो 1895 में शुरू हुई थी। और ये काफ़ी पुराना विवाद है इनके बीच में, केरल और तमिलनाडु के। मुल्ला पेरियार केरल और तमिलनाडु के बीच में विवाद है। निम्नलिखित में से किस तेल उत्पादक देश ने से भारत अपनी क्षमता का, अपनी आवश्यकता का 20 से 25% हिस्सा प्राप्त करता है? जो भारत की आवश्यकता है उसका 20 से 25% हिस्सा किस देश से, तेल उत्पादक देश से प्राप्त करता है? ये है साउथ अफ्रीका में नाइजीरिया। अफ्रीका में, एक्चुअली साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका में नाइजीरिया है। और ये अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है और पूरे वर्ल्ड में ये 6th नंबर पे आता है तेल के उत्पादन में। वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना हुई है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना हुई है 1906 में और ये देहरादून में है। निम्नलिखित में से क्या समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन आईएनएम के अंतर्गत आता है? जो आईएनएम में आता है, एक्चुअली आईएनएम का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, किसानों को उनकी समयबद्ध मांगों का आकलन कर समय पर गुणवत्ता युक्त उर्वरकों की आपूर्ति करना, मिट्टी के परीक्षण के आधार पर उनके जो संतुलित मात्रा में उर्वरक है उनका इस्तेमाल करना, जैविक खाद बनाने को बढ़ावा देना, ये सभी समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन जो आईएनएम है इसमें आते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा मृदा उर्वरा। देखिए ये इस तरीके के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, फार्मर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आप मान के चलिए एग्जाम में, और हम भी कंटिन्यू कवर कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन पहले नहीं आए हैं, इस तरीके क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। भारत का पावर हाउस किसे कहा जाता है? जो पावर हाउस है वो बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको पावर हाउस बोला जाता है। म्यूचुअल फंड्स को भारत में कौन विनियमित करता है? जो म्यूचुअल फंड्स को विनियमित करने का काम है भारत में सेबी नामक संस्था है वो करती है। स्थिरता के साथ वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य थी? स्थिरता के साथ जो वृद्धि है ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। जितनी भी पंचवर्षीय योजना है वैसे तो कवर करवा लेंगे हम, लेकिन फिर भी आपको भी जितनी भी पंचवर्षीय योजना है उनका उद्देश्य क्या था और टाइम पीरियड क्या था वो जरूर याद करना है। एफसीआई के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त अनाज राशन की दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्ग को वितरित किया जाता है। राशन की दुकानों को क्या कहा जाता है? ये जिन दुकानों से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अकॉर्डिंग उनको बोला जाता है उचित मूल्य की दुकान। और ये किस में आता है, ये जो आवश्यक वस्तुओं का अधिनियम है 1955 का, उसके अकॉर्डिंग ही आया लिया गया है इसको। आईएमएफ किसको लोन देता है? आईएमएफ आईएमएफ जो है वो एक मुद्रा कोष का एक वैश्विक संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक वैश्विक संगठन है और इसकी स्थापना कब हुई है? आईएमएफ की बात कर रहे हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, दिसंबर 1945 में। और अभी प्रेजेंट में आईएमएफ के 189 कंट्रीज मेंबर हैं। ये किसी भी सदस्य देश को लोन दे सकता है। और आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है, आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा कि आईएमएफ के किसी भी सदस्य देश को, जो देश आईएमएफ का मेंबर है, उस किसी भी कंट्री को आईएमएफ लोन दे सकता है। और ये तीन चीज़ जरूर ध्यान रखना, कितने मेंबर हैं, कब एस्टेब्लिश हुआ है और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका में। भारत की मुद्रा में आखिरी अवमूल्यन किस वर्ष हुआ था? जो आखिरी अवमूल्यन हुआ था वो 1991 में हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पहली बार था, उससे पहले भी हो चुका है मुद्रा में अवमूल्यन। पहली बार हुआ था 1949 में, दूसरी बार हुआ है 1966 में और थर्ड टाइम्स जो हुआ है 1991 में। एनएनपी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जो एनएनपी है ये क्या होता है? एनएनपी ये होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और और जीएनपी क्या होता है? जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें से सही क्या है? सही होगा एनएनपी होता है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। नागालैंड में मोन, असम में नलवाड़ी, अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट और मेघालय में तुरा, ये किसके लिए फेमस है? ये जितने भी प्लेस हैं ये सब हस्तशिल्प के केंद्र हैं। आरबीआई के दो विभागों में से नोट छापने की प्रणाली, न्यूनतम भंडारण प्रणाली की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? आरबीआई के दो विभाग हैं, उनमें से जो नोट छापने की प्रणाली है, न्यूनतम भंडारण प्रणाली, वो किस डिपार्टमेंट में आती है? देखिए आरबीआई के दो विभाग हैं, कौन से हैं? एक है मुद्रा विभाग और दूसरा है बैंकिंग विभाग। तो जो ये न्यूनतम भंडारण प्रणाली है ये बैंकिंग विभाग में नहीं आती है, ये मुद्रा विभाग द्वारा की जाती है। कार्टेल की सही परिभाषा क्या है? कार्टेल क्या होता है? जो उत्पादन और प्रतिस्पर्धा को सीमित करके कीमतों को नियंत्रित करने के लिए जो उत्पादकों की एसोसिएशन होती है उसको कार्टेल कहते हैं। ये एसोसिएशन है, सो इसका सही आंसर ए होगा। गिफिन वस्तुएं क्या है? गिफिन, देखिए गिफिन वस्तुएं क्या होती है? वे मांग के, जिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है उनको गिफिन वस्तु बोलते हैं। लॉ ऑफ डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड जिन पे लागू होता है वो गिफिन वस्तुएं होती है। नहीं, जिन पे लागू नहीं होता है गिफिन वस्तुएं, एक्चुअली जिन पे लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है।
दिस वन इज द करेक्ट आंसर। गिफिन पे लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है, मांग का जो कानून है वो गिफिन पे अप्लाई नहीं होता है। भारत में माइक्रो फाइनेंस का जनक किसे कहा जाता है? माइक्रो फाइनेंस का जो जनक है भारत में, विजयन महाजन को बोला जाता है, और वो बेसिक सोशल एंटरप्राइज ग्रुप के फाउंडर और सीईओ भी हैं। बेसिक्स। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध पहला भारतीय पीएसयू कौन सा है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो सूचीबद्ध हुआ है वो पहला भारतीय पीएसयू है विदेश संचार निगम लिमिटेड, VSNL। और अभी क्या है इसका नाम? VSNL का अभी नाम है टाटा कम्युनिकेशन। पहले इसका नाम VSNL था, अभी टाटा कम्युनिकेशन है। यूटीआई का यूटीआई फर्स्ट और यूटीआई सेकंड में बंटवारा कब हुआ? जो यूटीआई है इनका बंटवारा हुआ है 2003 में, और बाद में इसका क्या नाम रख दिया गया? बाद में इसका नाम रख दिया गया एक्सिस बैंक। जो एक्सिस बैंक है पहले वो यूटीआई था। दोहरी मुख्य प्रणाली और उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना के पीछे सरकार का मुख्य लक्ष्य क्या है? देखिए, दोहरी मुख्य प्रणाली और उचित मूल्य की जो दुकानें हैं, उचित मूल्य की जो अभी हमने ऊपर बात की है क्वेश्चन में, उनका उद्देश्य समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनको आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। एक स्थान पर बंदरों की सब प्रजातियां पाई जाती है, वो कौन सा स्थान है? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे बंदर्स की जो प्रजातियां हैं सभी प्रजातियां पाई जाती है? ये हिंद महासागर में एक द्वीप है, अफ्रीका के तट के पास में है, और वो है मेडागास्कर। मेडागास्कर कहाँ पे है आपको मैप में लोकेट करना है। ये इंडिया, ये अफ्रीका, यहाँ पे मेडागास्कर है। मैप में जरूर जाके देखिएगा इसको। हिंद महासागर में द्वीप है ये, और अफ्रीकी तट के पास में है। पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? पौधों के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है वो चिकनी मिट्टी होती है। चिकनी मिट्टी, साधारण मिट्टी, बलुई मिट्टी और रेत का मिश्रण जो होता है वो पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन सबसे अच्छी चिकनी मिट्टी होती है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? इनमें से गलत कौन सा है? शार्क बे ऑस्ट्रेलिया, कैरास्को नेशनल पार्क बोलिविया, अटलांटिक फॉरेस्ट साउथ ईस्ट रिजर्व फ्रांस। ये एक्चुअली फ्रांस में नहीं है, ये ब्राज़ील में है। ये सही नहीं है। भारत का पहला तितली पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान में विकसित किया गया है? जो पहला तितली पार्क है भारत का वो कर्नाटक में विकसित किया गया है, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में। और बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। देखिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, उससे क्या है थोड़ी हेल्प रहेगी, आपको भी टाइम पे नोटिफिकेशन मिलेगा, हमें भी सपोर्ट मिलेगा। निम्न में से कौन सा पैनल विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा 1988 में मानव गतिविधि की वजह से जो जलवायु परिवर्तन के जोखिम है उनका मूल्यांकन करने के लिए एस्टैब्लिश किया गया था? जलवायु परिवर्तन के जो जोखिम है, और वो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, एक पैनल बनाया था WMO ने 1988 में। उसका नाम पूछ रहे हैं, उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पैनल। ये जो
रिस्क हैं उनका एनालाइज करते हैं। गोल्डन लंगूर क्या है? गोल्डन लंगूर है, ये पश्चिमी आसाम में पाया जाता है और इसको आईयूसीएन की जो रेड डेटा बुक है उसमें लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में जोड़ा गया है अभी। तो गोल्डन लंगूर वेस्टर्न आसाम में पाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा इसका सेकंड वन। पश्चिमी घाट और पलानी की पहाड़ियों में नहीं, ये वेस्टर्न आसाम में पाया जाता है। काकोरी ट्रेन डकैती में चंद्रशेखर आजाद का सहयोग किस महिला ने किया था? जो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी उसमें चंद्रशेखर आजाद का सहयोग राजकुमारी गुप्ता ने किया था। देखिए, जो काकोरी ट्रेन डकैती है वो कब हुई थी? ये हुई थी 9 अगस्त को 1925 में। लखनऊ के पास में है ये काकोरी, यहाँ पे हुई थी। इसकी जो पूरी रूपरेखा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने तैयार की थी। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था और इस पूरी लूट को इन्होंने ही अंजाम दिया था। लेकिन इसमें जो है चंद्रशेखर आज़ाद का हेल्प की थी राजकुमारी गुप्ता ने। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का मुख्य कार्यालय कहाँ है? जो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी है इससे रिलेटेड है, उसका हेडक्वार्टर है इटली में। निम्नलिखित में से क्या वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क है? इनमें से कौन सा नेटवर्क है जो वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क है? देखिए, वन्यजीव व्यापार नेट ये है ट्रैफिक, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और ये इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1976 में। आपको ध्यान रखना है ये वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क। निम्नलिखित में भारत में स्थित कौन सी विश्व धरोहर दो राज्यों के स्वामित्व में है? दो राज्यों के स्वामित्व में कौन सी विश्व धरोहर है? ये है कालका शिमला रेलवे। जो कालका शिमला रेलवे है इसकी स्थापना हुई थी 1896 में और इसको बाद में अभी विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया था। ये दो राज्यों में है। कालका जो है वो हरियाणा में है और शिमला हिमाचल प्रदेश में है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम से 1972 मयूर की हत्या पर रोक लगाई गई है, ये सही है। सही पूछ रहा है क्वेश्चन। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 मयूर पंखों के घरेलू व्यापार की अनुमति देता है, ये भी सही है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम मयूर पंखों के निर्यात की अनुमति देता है, ये बाहरी जो व्यापार है उसकी एक्सपोर्ट की परमिशन नहीं देता है, बाहर एक्सपोर्ट करने की मयूर जो पंख है उनकी। इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड वन। भारत में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा व्हाइट विंड डक का अंतिम घर भी है? किस राष्ट्रीय उद्यान में व्हाइट विंड डक है उसका अंतिम घर माना जाता है? देखिए, इसका आंसर होगा नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, आसाम। ये
आसाम में जो शोणितपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है, शोणितपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और ये जो हिमालय पर्वत है उसकी गिरिपीठ में है, हिमालयाज में है शोणितपुर डिस्ट्रिक्ट आसाम में। किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट की अभी खोज हुई है? ये ग्रह है जहाँ ग्रेट रेड स्पॉट की खोज हुई है वो है बृहस्पति, बृहस्पति पे हुई है और नासा के वैज्ञानिकों ने की है। ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ग्लोबल वार्मिंग की जो संभाव्यता है उसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। निम्नलिखित में किस संधि के कार्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार नेशनल कम्युनिकेशन का प्रकाशन करती है? कौन सी ऐसी संधि है जिसके कार्यों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल कम्युनिकेशन का प्रकाशन करती है? ये है यूनाइटेड नेशंस के जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, ये क्लाइमेट चेंज। देखिए ये प्रकाशन इसलिए किया जाता है, जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका एक्चुअली क्या है, जो डेवलप्ड नेशन है, जो विकसित देश हैं, वो जो विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, तो इनको फंडिंग मिलती है क्लाइमेट से रिलेटेड। जब अभी जो इंडिया है वो जैसे सोलर पे बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, वो भी इसी का ही पार्ट है। 2030 तक का टारगेट मिला हुआ है, लेकिन लग रहा है कि वो 2030 से पहले अचीव कर लेंगे। तो इसलिए ये रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रकाशन करती है इसके अकॉर्डिंग। भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है? समुद्री जैव विविधता के लिए जो पहला है वो है जामनगर में। जामनगर कहाँ है? गुजरात में। उदारीकृत औद्योगिक नीति भारत में पहली बार कब शुरू हुई थी? उदारीकृत की जो औद्योगिक नीति है ये भारत में शुरू हुई थी PV नरसिम्हा राव जी के टाइम पे। PV नरसिम्हा राव जी के टाइम पे हुई थी ये 1991 में। इन पर ध्यान देना है। इनमें से क्या RBI द्वारा बैंक नोटों की मांग के लिए प्रयोग किया जाता है? जो बैंक नोटों की मांग के लिए प्रयोग किया जाता है, देखते हैं। अर्थव्यवस्था की विकास दर, रिप्लेसमेंट मांग, रिजर्व स्टॉक रिक्वायरमेंट्स, और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए बजट आवंटन, ये सारे ही सही है। RBI इनकी डिमांड करता है। भारत में निम्नलिखित में किस में पब्लिक सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रचलित है? ये है ट्रांसपोर्ट में। देखिए प्रीवियस सेकंड या थर्ड टेस्ट में ऐसा ही क्वेश्चन दिया था जिसमें बताया था कि रेलवे, सड़क, इस तरीके के ऑप्शन थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से, PPP मोड का क्वेश्चन मान के चलिए आएगा ज़रूर। ट्रांसपोर्ट और इसमें भी सड़क। भारत में फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट किसे बोला जाता है? फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट है वो ट्रांसपोर्ट को बोला जाता है। फैक्ट्रीज, ये इसको कॉर्पोरेट को बोला जाता है एक्चुअली। फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट बोला जाता है कॉर्पोरेट्स को। नहीं नहीं, ये इसका जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको बोला जाता है एक्चुअली, कमर्शियल बैंक्स को बोला जाता है, सॉरी। फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट कमर्शियल जो वाणिज्यिक बैंक हैं उनको बोला जाता है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे?
जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए जो रिट याचिका पेश की जा सकती है, इनमें से किस में की जा सकती है? देखिए, जो रिट याचिका है वो पेश की जा सकती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा कुछ भी जिसे अधिकार के तहत जारी किया जाता है उसको रिट याचिका बोला जाता है। और रिट कितने तरह की होती है? ये 5 तरह की होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा, अधिकार प्रच्छा, ये 5 तरह की रिट होती है। भारत में बजट प्रक्रिया पर निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। रेलवे समेत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अनुदान की मांग संबंधित स्थायी समितियों द्वारा विचार की जाती है। बजट के व्यापक रूप में अंतरीन सिद्धांतों नीतियों पर चर्चा की जाती है। लोकसभा में कटौती प्रस्ताव लाया जाता है, सदन में बजट पेश किया जाता है। अच्छा, इसका सही क्रम क्या है? देखिए, सबसे पहले सदन में बजट पेश किया जाता है, उसके बाद में जो बजट के व्यापक रूप है उस पर चर्चा होती है। इसके बाद में जो रेलवे है समेत जो विभिन्न मंत्रालय हैं उनकी अनुदान की मांग संबंधी स्थायी जो समितियां हैं जो रिकमेंड करती है, डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज, उन पे विचार किया जाता है। और फिर लोकसभा में कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। तो सही क्या होगा इसका ऑर्डर? 4, 2, 1, 3। दिस वन। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन हो सकता है? इनमें से किसको जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसका चेयरमैन बनाया जा सकता है? देखिए, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसका अगर चेयरमैन कोई बनाया जा सकता है तो भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। और वो भी कहाँ का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश? सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का कोई रिटायर्ड जज ही इसका चेयरपर्सन हो सकता है। और जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है इसकी कब स्थापना हुई है? 1993। हाल ही में सुर्खियों में रहे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है वेस्ट बंगाल में। उमलिंगला दर्रे पर भारत ने विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मोटरेबल सड़क का निर्माण करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का रिकॉर्ड इस मामले में तोड़ा है? ये अभी बना है, ये बोलीविया का रिकॉर्ड इसमें तोड़ा है। सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पे ये रोड बनाई है। इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। नहीं, ये गलत है। इसके जरिए बंगाल में द्वैध शासन लागू कर कंपनी अपनी मजबूत अवस्था में पहुंच गई थी। ये सही है, केवल ये दूसरा सही है, इसका बी करेक्ट आंसर होगा। द क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिक नामक रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? ये हाल ही में इसकी जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट आई है AR6। इसको बोला जाता है IPCC की AR रिपोर्ट। ये AR रिपोर्ट 6 आई है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी समिति।
अंतर सरकारी समिति की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हिंद महासागर के गर्म होने से समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी, ऐसा इसमें बताया जाया है। इसमें यह भी बोला है कि जो कोस्टल एरियाज है, तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आएगी और समुद्री जल स्तर बढ़ेगा। ये 2021 की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट जारी की है आईपीसीसी। चंद्रयान 2 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रयान 2 इसे इसरो द्वारा जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर नामक यंत्र का इस्तेमाल किया गया था। दोनों ही स्टेटमेंट्स सही है। क्वाड देशों के बारे में कौन सा विकल्प सही है? जो क्वाड कंट्रीज हैं उनके बारे में इसका सही आंसर होगा, क्वाड देशों के समूह की पहली बैठक साल 2017 में मनीला में हुई थी। ये सही है। इसका मुख्य उद्देश्य चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये पर लगाम लगाना है। ये भी सही है। विकल्प ए और बी दोनों सही है। हाँ बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दोनों ही सही है। देखिए क्वाड क्या है? क्वाड का मतलब है द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसमें 4 देश हैं। 4 देश कौन कौन से हैं? जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है। ये 4 कंट्रीज है। आप देखिए इसको, अमेरिका, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना समवेयर यहाँ है। तो ये चाइना के जो बढ़ रहा है इसका आक्रामक रवैया, उस पर लगाम लगाने के लिए बनाया है 4 देशों ने। पहले इसका नाम क्वाड नहीं था, इंडो पैसिफिक करके था। जैव ईंधन के तौर पर एथेनॉल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एथेनॉल, ये आजकल इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ती जा रही है जैव ईंधन में। इसे स्टार्च और शुगर के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। भारत सरकार का लक्ष्य है 2030 तक पेट्रोल में एथेनॉल कंसंट्रेशन को बढ़ाकर 20% तक करना है। ये बिल्कुल सही है, दोनों ही। हबल टेलीस्कोप को हाल ही में किस ग्रह के चंद्रमा गेनीमेड पर जलवाष्प का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है? चंद्रमा गेनीमेड पर जलवाष्प का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है। देखिए अभी वैज्ञानिकों ने जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है उसकी मदद से बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा गैनीमेड के वातावरण में जलवाष्प का पहला सबूत मिला है वहाँ पे। और ये शोध है जो परिणाम नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। इसका सही आंसर होगा बृहस्पति। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी कौन से थे? देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये 1991-92 में शुरू हुए थे और अभी अगस्त 2021 में, ये डेट आप याद कर लेना, शायद 8 या 9 अगस्त है, ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। और इसके जो अवार्ड लेने वाले पहले खिलाड़ी थे वो थे विश्वनाथन आनंद। अनुच्छेद 352 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही कौन सा नहीं है? यदि युद्ध या बाहरी के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो जम्मू कश्मीर में स्वचालित विस्तार होता है। यह स्वचालित रूप से जम्मू कश्मीर तक नहीं बढ़ता है। ये सही नहीं है इसका।
सर एडविन मोंटगुए और वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड किससे संबंधित है? मोंटेग और चैम्सफोर्ड, आपने सुना होगा मोंटेगू चैम्सफोर्ड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919। मोंटेगू चैम्सफोर्ड भी बोला जाता है इसको, और इसलिए बोला जाता है क्योंकि मोंटेग्यू है उस टाइम वो सचिव थे भारत के राज्य के, और लॉर्ड चैम्सफोर्ड वायसराय और गवर्नर जनरल थे। निम्नलिखित में से कौन सा लोक सेवा समिति का सही कार्य है? लोक सेवा समिति का सही कार्य कौन सा है? इसका आंसर है, यह एक संसदीय समिति है जो ये कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। किसी समस्या का तत्काल समाधान खोजने के लिए कौन सा अनुसंधान किया जाता है? किसी भी समस्या का तत्काल समाधान खोजने के लिए जो अनुसंधान किया जाता है वो होता है कार्रवाई पर शोध। कार्रवाई पर शोध किया जाता है, ये इसका आंसर है। दैट्स इट। अगर आपको ये यूजफुल लगते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड लक।